नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। चुनाव की घोषणा के समय जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लेवल प्लेइंग और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर देने की जब बात कही थी, उस समय भी पत्रकारों ने सवाल खड़े किए थे और उन्होंने ये कहा था कि जब विपक्षी दल के नेता आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ बहुत तेज़ी से कार्रवाई होती है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह जब आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तब उसके बारे में चर्चा नहीं होती। जी हाँ, वैसा ही वाकया अभी आप सब लोग चुनाव में देख रहे होंगे, जहाँ विपक्षी नेताओं को जरा जरा सी बात पर नोटिस दे दिया जाता है, जबकि सत्ताधारी दल के नेता चाहे कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि इस समय उदाहरण भी दिया गया था कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस तरह का बयान एक जात विशेष के, धर्म विशेष के लोगों के प्रति किया था। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट में माननीय न्यायाधीश ने यह कहकर बचाव किया कि अगर कोई बात मुस्कुरा कर कही जाए तो वो गंभीर प्रकृति की नहीं होती। खैर, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की, जिन्हें कि कल भी सुप्रीम कोर्ट से भी फौरी तौर पर राहत नहीं मिली। हालांकि अरविंद केजरीवाल के याचिका के आधार पर कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है और उनसे ये अपेक्षा की है कि 24 अप्रैल तक वो अपना जवाब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पेश करें। उसके बाद ही 29 अप्रैल को जो सप्ताह शुरू होगा, उसी सप्ताह में वो केजरीवाल की मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनेंगे। हालांकि केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार ये निवेदन किया कि चूँकि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक हैं दल के, और इस समय 19 अप्रैल से चुनाव का प्रथम चरण मतदान का शुरू हो जाएगा, लिहाजा उन्हें इससे पहले ही सुनवाई करना चाहिए। लेकिन कोर्ट इस पर राजी नहीं हुआ और 29 अप्रैल करीब ये नई तारीख दी है, जिससे कि ये तय हो गया है कि अभी 2 चक्र जब तक होंगे, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल, केजरीवाल जेल से बाहर आकर प्रचार नहीं कर पाएंगे अपने दल के लिए। निश्चित तौर पर ये देखने की बात होगी। लेकिन कल ही एक सवाल तमिलनाडु पे दिखाई दिया कि रत्नागिरी में जब एक समूह से मिलने और एक चुनावी रैली को संबोधित करने राहुल गांधी जा रहे थे, तो उनके विमान की चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जांच की। आप सभी लोगों को याद होगा कि उसके जांच के कारण करीब आधा घंटा प्रभावित हुआ, और आप जानते हैं चुनावी काल में इस समय एक एक मिनट इस प्रकार भारी पड़ता है कि क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है जो स्टार प्रचारक होते हैं दल के, और उनकी एक एक रैली का वक्त, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद फिर रैली का आयोजन लगभग बंद ही हो जाता, क्योंकि वो रैली फिर 10-10 बजे रात तक चलती है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आचार संहिता का उल्लंघन न हो। लेकिन जो समय ये व्यर्थ गंवाया गया, उससे निश्चित तौर पर विपक्षी दल को परेशानी होती ही है। तो जिस लेवल प्लेइंग की बात चुनाव आयोग कह रहा था, वो लेवल प्लेइंग कहीं दिखाई नहीं दी। आज भी ये दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार विपक्षी दलों के
200 सांसदों ने ईवीएम या वीवीपैट को लेकर सवालिया निशान खड़े किए थे और मांग की थी कि वीवीपैट से निकली पर्ची भी एक अलग बॉक्स में इकट्ठी की जाए और उसका 100% मिलान किया जाए। निश्चित तौर पर ये एक ऐसी मांग थी जिस पे कि माननीय उच्चतम न्यायालय भी इस पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अभी सुनवाई इसकी जारी है और देखना ये है कि आखिर इस पर क्या निर्णय लेता है माननीय उच्चतम न्यायालय। निश्चित तौर पर अगर सबसे पहले विपक्षी दलों के पास वैसे भी सीमित संसाधन होते हैं, अभी चुनावी चंदे का जो खेल खुला उसमें भी आप सब ने देखा होगा कि विपक्षी दलों को उतना वो नहीं मिल पाया जितना कि चंदा उगाही के जरिए सत्ताधारी दल ने इकट्ठा किया। और निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि उसी चंदे के सहारे अभी भी ये खुलकर स्पष्ट हो रहा है कि प्रधानमंत्री की रैली में केवल 11-12 लाख रुपए की केवल कारपेट ही बिकते हैं। एक एक रैली उनकी करीब 1 करोड़ रुपए की पड़ती है, जिसमें सुरक्षा बलों का खर्च लगभग शामिल नहीं है। तो यहाँ ये मैं ये बताने का प्रयास किया जा रहा, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे, सोनिया भी शामिल होंगी, और वो रैली ज़्यादा से ज़्यादा 7 लाख रुपए में हो जाती है। तो आप बताइए कहाँ है लेवल प्लेइंग। इस चुनाव काल में चुनाव आयोग ही शीर्ष मालिक होता, लेकिन जिस तरह सत्ताधारी दल ज़्यादा खर्च कर सकता है क्योंकि उनके पास संसाधन होते हैं, उद्योगपति भी उन्हीं को पैसा देना इसलिए पसंद करते हैं कि वही उनको ठेका पट्टा या लाभ दे पाने की स्थिति में होता है, और कोई भी लाभ विपक्षी दलों ने नहीं दे सकते। वह विपक्षी दल ही तब भी कुछ दे सकेंगे उद्योगपतियों को जिनकी की सरकारें राज्यों में बनती हैं। तभी आपने देखा होगा कि भले ही एक राज्य में राजनीति करने वाली बीआरएस को भी अच्छा खासा चुनावी चंदा मिला है, लेकिन चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वो सत्ता दल और विपक्षी दलों के मध्य कोई भेद न करे। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के विमानों से केंद्रीय एजेंसियां रुपए लाती हैं और यहाँ आम जनता में वे रुपए बांटे जाते हैं, लेकिन इसकी जांच आखिर करेगा कौन। और वहीं विपक्षी नेता राहुल गांधी के विमान की आधा 1 घंटे तक सीट उठा उठा के चेकिंग की जाती। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आखिर कोई शिकायत के आधार पर किसी पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो यही चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के प्रति भी सक्रिय हो जाए तो कम से कम विपक्षी दलों को उस पर उंगली उठाने का मौका न मिले। अगर वीवीपैट सभी ईवीएम मशीन के साथ लग जाएं तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों ने जो ये हवा बना रखी है, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वो आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगेंगे और निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि विपक्षी दलों का ये जो शक शुबा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वीवीपैट पर भी कार्रवाई नहीं होती है और चुनाव आयोग एक तरफा सत्ताधारी दल के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर सवाल लाजमी हैं और सवाल उठाए भी जाएंगे। खैर, अभी अरविंद केजरीवाल संभवतः इसमें 2 राउंड में तो प्रचार करते हुए आपको नहीं दिखेंगे
और जबकि आप सभी लोग जानते हैं जब आचार संहिता लगती है तो केंद्रीय जांच एजेंसियां हों या तमाम तरह के वे काम प्रभावित होते हैं। लेकिन अब आप देखना ये है कि जांच एजेंसियां अभी तक विपक्षी दलों के विधायकों, सांसदों या उनके जो नरम रफ्त रखते हैं विपक्षी दलों के प्रति, उन समर्थकों के यहाँ भी जांच हो रही है। पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ के यहाँ भी उनके यहाँ छापा पड़ा। उनके जो विधायक थे कांग्रेस, उनके यहाँ छापा पड़ा और जो समर्थक हैं उनके यहाँ भी छापा पड़ा है जांच एजेंसियों का। तो यहाँ ये दर्शाने के लिए काफ़ी है कि किस प्रकार की लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव आयोग विपक्षियों के लिए और सत्ताधारी दल के लिए उपलब्ध करा पा रहा है। खैर, आज के ब्लॉग में इतना ही, लेकिन ये बात आप तय मानिए कि अगर आम जनता के मध्य मेरा इस ब्लॉग में किसी भी जो संवैधानिक संस्था उस पर उंगली उठाने का इरादा नहीं है, लेकिन संवैधानिक संस्था तभी तक आदर पा सकती है, प्रतिष्ठा पा सकती है, जब वो सभी के साथ समानता का व्यवहार करे। अगर इसी प्रकार उसका कांटा सत्ताधारी दल की ओर झुका दिखेगा तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि सवाल तो होंगे ही और सवाल उठेंगे भी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।